बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुरतकल्लफ़ शाही के बाद चाय का इंतज़ार करने के लिए हमने लाउंज में बैठने को तरजीह दी। मिसेस हारिस चाय बनाने किचन में चली गईं। बाकी तमाम लोग बातों में मसरूफ़ हो गए। दीवार पर लगी एक पेंटिंग पर मेरी निगाह पड़ी जो टूटे हुए कांच से बनाई गई थी और बाद में इस पर लातादार रंग भर दिए गए थे। मैंने काफ़ी समझने की कोशिश की कि पेंटिंग है क्या, लेकिन समझ ना सकी। अलबत्ता पेंटिंग थी इतनी खूबसूरत कि बार बार मेरी नज़र उस पर पड़ती। इस दौरान में चाय भी आ गई। चाय आते ही यहाँ से मजाक का दौर शुरू हुआ। इसी दौरान में एक बंद कमरे का दरवाज़ा खुला और इसमें से एक 14-15 साल की दुबली पतली सी बच्ची मोटे फ्रेम की ऐनक लगाए तेज़ी के साथ बाहर निकली और दूसरे कमरे में चली गई और अगले 5 मिनट में हाथ में कुछ छुपाए वापस उसी कमरे में तेज़ी के साथ दाखिल हुई और दरवाज़ा बंद कर लिया। उस लड़की की मौजूदगी का मैंने ज़रा ज़्यादा नोटिस लिया। बाकी लोग बातों में मशगूल थे। मैंने मिसेस हारिस से पूछा कि ये कौन थी। खाने पर तो मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने इंतहाई बेजारियत से जवाब दिया, ये मेरी बड़ी बेटी है ज़ारा। मैं चौंक गई क्योंकि पिछले 3-4 घंटे से मैं इस घर में थी। मिसेस हारिस ने अपने बाकी 3 बच्चों का तारफ़ भी करवाया। हर मौजू पर उनसे उनके शोर से बेतकल्लफ बात हुई, लेकिन कहीं भी इस बच्ची का जिक्र नहीं हुआ था। लेकिन उनका अपनी बेटी के बारे में बताते हुए काटदार लहजा मुझे तयस्सुस में मुबतला कर गया था। दावत अच्छी रही और मैं घर आ गई, लेकिन उस बच्ची का चेहरा जो वो छुपाए हुए कमरे से बाहर निकली थी और भागकर वापस उसी कमरे में दाखिल हुई, बार बार नज़रों के सामने आता रहा। कुछ दिनों के बाद मुझे काम के सिलसिले में अस्पताल जाना पड़ा, जहाँ एक इगाई सेमिनार था। वहाँ मेरी मुलाकात हारिस साहब से हुई थी। चूँकि उनसे बातचीत अच्छी थी तो सेमिनार के इख्तिताम पर हमने चाय पीने का इरादा किया। मैंने रस्मन उनकी बेगम और बच्चों का पूछा तो मुस्कुराते हुए उन्होंने जवाब दिया। वो मेरा अगला सवाल ज़ारा का था, वो कैसी हैं, जिस पर उनके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई थी। साफ़ी होने के नाते खोज की मुझे आदत है, सवाल करना मैं छोड़ नहीं सकती। मैंने साफ साफ पूछ डाला कि उस दिन आप लोगों ने दावत पर अपनी बेटी का तारफ़ क्यों नहीं करवाया था। मुझे तो वो बच्ची कुछ डिस्टर्ब सी लगी है, क्या कोई मसला है। इस पर हारिस साहब ने कुछ देर खामोशी के बाद बताया, ज़ारा मेरी बड़ी बेटी है। इस वक्त उसकी उम्र 15 बरस है और 9वीं जमात में है। जब ये पैदा हुई तो पहली औलाद की तरह हमने इसके वो सारी नाज नखरे उठाए जो पहली औलाद के हिस्से में आते हैं। शुरू से खाने पीने की चोर रही। सेहत भी आम बच्चों की तरह नहीं थी, लेकिन बहुत एक्टिव और ज़हीन थी। उसके जल्दी चलने बोलने ने हम सबको बड़ा हैरान किया। बातें बड़ी मज़ेदार करती कि घंटों सुना जा सकता था। हमने उसे 4 साल की उम्र में स्कूल में दाखिल करवा दिया। मैं और बेगम मसरूफ़ रहते थे तो हमने उसकी स्कूल वैन लगा दी। अमूमन बच्चे स्कूल जाते और रोते हैं, लेकिन यह बच्ची खुशी खुशी गई। वापस आती तो और भी खुश होती। रोज़ अपने स्कूल की कच्ची पक्की नज़में सुनाती, लेकिन 2 माह गुजरे तो ये खुशी कम होने लगी। अब स्कूल से आती तो खाना खाती और फ़ौरन सो जाती। शाम को चुपचाप होमवर्क करती। मैं शाम को दफ्तर से घर आता तो पूछता कि आए तो नज़म सुना दूँ, तो मेरे सामने हाथ बांध कर खड़ी होती, नज़म शुरू करती और फिर खिलाओ में घूरने लगती और कहती बाबा भूल गई हूँ। मैं प्यार करता और वो फिर टीवी पर कार्टून देखने लगती। कुछ दिनों के बाद स्कूल से शिकायत आई कि ज़ारा होमवर्क नहीं करके लाती। इस बात ने हमें हैरान किया क्योंकि मेरी बेगम उसे रोज़ होमवर्क करवाती थी, लेकिन जब कापियाँ देखी तो पिछले काम के सफ़े फटे हुए मिले। ज़ारा से पूछा तो वो खामोश। टीचर की जानिब से शिकायतों का अंबार बढ़ता ही चला गया। बेगम ज़ारा को पढ़ाने बैठती तो वो पढ़ती ही नहीं थी, सिर्फ पेंसिल से लकीरें मारती रहती थी। यहाँ तक कि बेगम का हौसला जवाब दे गया और उसने उसकी डिटाई पर कहीं बार मारा भी। ज़ारा रोई भी नहीं। मैं ये देखता रहता था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या रहा है। 1 साल गुजर गया। सारा मुश्किल से पास हुई और आगे क्लास में गई। इस वक्त तक दूसरी बेटी भी घर की रौनक बन चुकी थी। बेगम की तवज्जो उस पर हो गई तो मैंने बेड़ा उठाया और ज़ारा को पढ़ाने बैठा, लेकिन नतीजा वही रहा। बेगम ने मामूल बना लिया ज़ारा को डांटने का, लेकिन उस पर तो हर बात बेअसर थी। एक शाम में उसको पार्क लेकर गया और कहा कि जाओ खेलो, और खुद उठकर एक दरख्त के पीछे खड़ा हो गया। ज़ारा झूलों के पास गई और खड़ी हो गई। उसने एक बार भी हिम्मत नहीं की कि वो स्लाइड पर जाए। बच्चे बार बार स्लाइड लेने जाते तो इसको धक्का देते, कोनी मारते, लेकिन वो खड़ी रही और नाखन चबाती रही। थोड़ी देर के बाद वहाँ से आए तो मैं सामने आ गया। मैंने पूछा, हाँ भाई क्या हुआ। मेरी 5 साल के बच्चे ने कमाल एतमाद से मुझे यकीन दिलाया, बाबा मैं थक गई हूँ, बहुत सारी स्लाइड ली हैं।
अब घर चलें। इस बात ने मुझे हिला डाला। मैंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और पास एक दुकान पर ले गया और पूछा कि क्या खाओगी, बल्कि स्कूल का लंच भी ले लो। तो उसने कहा कि जो मर्जी ले ले बाबा, मैं सब कुछ खा लूँगी। मुझे इस जवाब ने भी हैरत में डाला। इस उम्र का बच्चा बेशुमार ख्वाहिशात रखता है, कंप्रोमाइज़ नहीं करता। मैंने ढेर सारी चीज़ें ली और घर आ गया। अगले दिन यूं ही ख्याल आया कि आज मैं उसे वैन से नहीं खुद स्कूल ड्रॉप करूंगा। शाम को दफ्तर से वापसी पर एक बार फिर पार्क लेकर गया तो ज़ारा ने मुझे कहा कि बाबा मुझे वैन में भेजा करें। आज वैन के बच्चे बहुत नाराज़ हुए थे। मैंने पूछा क्यों, तो उसने सर झुकाकर जवाब दिया, वो मेरा लंच आज सुबह बच्चों को नहीं मिल सका तो इन सब ने वापसी पर ज़्यादा मारा है। मैंने ज़ारा के लहजे में खौफ को महसूस किया और पूछा कि क्या रोज़ आपका लंच बच्चे खा जाते हैं? तो उसने बताया जी, रोज़ वैन में मेरा लंच खा लिया जाता है और सब बच्चे मुझे पेंसिल चुभाते हैं, कागज़ के गोले बनाकर मारते हैं। मैंने पूछा फिर तुम क्या करती हो? तो उसने कहा बाबा मैं सो जाती हूँ, फिर मुझे दर्द नहीं होता। स्कूल में न जाने कब से वो तज़हीक का निशाना बन रही थी, जबकि उसके बैग से कापियाँ निकाल कर छुपा दी जाती थीं, होमवर्क फाड़ दिया जाता था, पानी की बोतल से पानी उसके सर पर डाला जाता था, क्लास में शोर करते हुए सारा इल्ज़ाम उस पर डाल दिया जाता। वो टीचर से सजा पाती, बच्चों की नफरत का शिकार बनती। अपनी सामने रंगत की वजह से वो बच्चों की नापसंदीदगी का शिकार भी थी। पहले वो नज़में भूलने लगी थी, फिर टेबल याद नहीं होते थे और फिर पेपर खाली छोड़ने लगी। मेरी ज़ारा ने 1 साल के अंदर अंदर बहुत कुछ छोड़ना शुरू किया। खिलौने रेक में पड़े मट्टी खाते रहे। लॉन का झूला वीरान से लगने लगा। जहाँ 2 लोग ऊंची आवाज़ में बात करते वो आंखें बंद कर लेती और फिर समझाने के बावजूद भी वो तब्दील ना हुई और कमरे में अंधेरा भी होने लगा। मैं या बेगम कमरे की लाइट ऑन करते तो वो तकिया मुंह पर रख लेती। 6 से 7 साल की उम्र में वो इंतहाई ज़िद्दी हो चुकी थी। बात कम करती लेकिन मनमानी ज़्यादा। स्कूल में कई बार मैं ये मसला लेकर गया, कहीं बच्चों को वार्निंग भी मिली, लेकिन कहीं ना कहीं उसके साथ ज़्यादती होती रही और घर में माँ की बेजा डांट डपट ने उसे माँ से भी दूर कर दिया। उसे लगा कि सब की तरह उसकी माँ भी उसके दुश्मन है। इसके बाद घर में एक बेटी और 2 बेटे भी आ गए, लेकिन ज़्यादा एक शैल में बंद होती चली गई। अंधेरा उसे इतना भाने लगा कि वो इसी में रहती। कई बार उसने अपने कमरे की होल्डर में से बल्ब निकाल कर तोड़ दिए। अगर वो किसी के साथ बात करती तो वो सिर्फ मैं था, समझाता तो था, लेकिन वो हर बात नज़रअंदाज करती। बैर वो किसी के साथ नहीं जाती थी। हम किसी तकरीब में जाते तो घर में लड़ाई छिड़ जाती, क्योंकि ज़ारा को घर में रहना होता था। उसकी वजह से एक मुलाजमा को मुस्तकिल घर में रहना पड़ता। एक बार मैं उसे संडे बाज़ार लेकर गया। बेगम को काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि ज़ारा माँ की रोक टोकी की वजह से उसे उसके साथ नहीं ले जाना चाहती थी, तो मैं उसे अकेले ले गया। उस दिन मैंने उसे किताबों के स्टॉल्स पर महफ देखा, ढेरों स्टोरी बुक्स दिलाई और मज़ीद दिलाने का वादा भी किया। वापसी पर उसने कहा कि बाबा एक टार्च चाहिए। मैंने वजह जानने बगैर उसे दिला दी। कुछ रोज़ बाद ऐसे ही कमरे में गया तो देखा वो किताब टार्च की रोशनी में पढ़ रही थी। मैंने समझाया कि इस तरह नज़र कमज़ोर हो जाएगी, लेकिन वो नहीं मानी। इम्तिहान करीब आते तो वो तैयारी करने के बजाय भी हैरी पॉटर्स पढ़ती या कुछ लिखती और छुपा देती। मैंने महसूस किया कि क्लास 6 में आने के बाद उसके ग्रेड्स अच्छे होने लगे हैं। ज़हीन तो वो शुरू से ही थी, लेकिन दोस्त कोई ना बना। एक बार मैंने उसके स्कूल के टाइम पर उसके कमरे की तलाशी ली तो बहुत से सफ़े मिले जिस पर अंग्रेज़ी नज़में थीं जो उसने लिखी थी। पढ़कर अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि क्या ये इस बच्ची ने लिखी हैं। हर नज़म में दुख, तन्हाई, खौफ और महरूमी छलक रही थी। पलंग के नीचे से एक डब्बा मिला जिसमें बहुत से कांच थे जो टूटे बल्ब थे और घर में टूटने वाले गिलास थे। हर हफ्ते कोई ना कोई गिलास टूट जाता था। जब ज़ारा किचन में पानी पीने जाती तो वो सारे कांच इस डब्बे में जमा हो रहे थे। मुझे डर से लगा कि कहीं ये बच्ची खुद को नुकसान ना पहुँचा ले। सोचा डब्बा गायब कर दूँ, फिर ऐसा ना किया। रात में ज़ारा को मनाया कि वो बाबे के साथ वाक कर लो। बहुत बेदिली के साथ वो चल पड़ी तो मैंने उसको एक फर्जी कहानी सुनाई। बचपन में मुझसे एक बार तीन कांच की प्लेटें टूट गई थीं। तुम्हारे दादा ने बड़ा मारा और सारे कांच कूड़ेदान में डाल दिए कि कहीं किसी को चुभ न जाए। मैं बड़ा तेज़ था। आधी रात को सारे कांच चुन के निकाल लिए और स्टोर में छुपाए
और वहाँ बैठकर एक मजबूत से गत्ते पर उन कांच को चिपकाया, बाजार से रंग लाया और उन पर रंग किया और नीचे कोने में अपना नाम लिखकर जमा किए हुए पैसों के साथ फ्रेम बनाया। अब्बा की सालगिरह हुई तो तोहफे में दिया और कहा कि ये जब भी देखेंगे तो याद आएगा कि प्लेटें टूट कर भी काम आ गई थी। कहानी सुनकर ज़ारा का अगला सवाल आया कि ये रंग कहाँ से मिलते हैं, फ्रेम कहाँ बनते हैं। मैंने कहा कि कल चलते हैं, लेकर आते हैं। अगले माह मेरी सालगिरह पर ज़ारा टूटे कांच की एक पेंटिंग लाई और कहा कि बाबा ये मेरी तरफ से फ्रेम खुद करा लीजिएगा। मैंने घंटों में वो फ्रेम बनवाया और अपने लाउंज में लगवाया। ना वो कोई शक्ल है ना कोई तस्वीर, लेकिन वो पेंटिंग मुझे देखकर एहसास होता है कि ये मेरी ज़ारा है, जिसकी जहन की गिरें मुझे इन टूटे बिखरे कांचों में नज़र आती हैं। ये बेरबत पेंटिंग अब मुझे नज़रों में घूमने लगी और आरिफ साहब की आंखों में नमी जगमगाने लगी। थोड़ी देर बाद वो बोले, सिद्रा हमसे बड़ी भूल हुई है। ज़ारा हमसे दूर होती गई, उसने खुद को तबाह कर लिया और हम अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहे, बाकी बच्चों में लगे रहे। इसको गलत समझाया और ज़माने की तरह उसकी सज़ाएं मुकर्रर करते गए। वो किसी के सामने नहीं आती, माँ से बहन भाइयों से नफ़रत करती है, इसका कोई दोस्त नहीं। इसने इस उम्र में अंधेरे को अपना दोस्त बनाया हुआ है, जबकि बच्चे अंधेरे से डरते हैं और वो लड़कियों की तरह ना अच्छा लगना चाहती है ना मोहब्बत की तलबगार है। उसका डर खौफ ख़त्म हो चुका है, वो बहुत दूर जा चुकी है। लेकिन कभी कभी वो अचानक मेरे कमरे में रात को आती है और कहती है कि बाबा अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपके पास आए सो जाऊं। तो मैं कहता हूं आजा, पूछना क्या। उस रात वो गहरी नींद सो जाती है। शायद मैं एक वो वाहिद इंसान हूँ जिस पर वो एतबार करती है, तहफ़्फ़ुज़ पाती है। हर हफ्ते या महीने में 2 बार आज भी गिलास टूटे हैं। डायरी के सफ़े फाड़ कर शायरी अब भी होती है और मैट्रिक्स के नीचे छुपा दी जाती है। बेरबस से लकीरें मार कर कई स्केच अब भी बनते हैं, लेकिन हम उसे खो चुके हैं। काश हम जब उसे स्कूल भेजा था तो इन तब्दीलियों को उसी वक्त संजीदगी से ले लेते। इसके साथ हंसा का मेरे सलूक के साथ तक आगे ना बढ़ता, उसका स्कूल बदल देते या ना सोचते कि शहर के महंगे तरीन स्कूल में सबसे अच्छा है। कमी हमारी बेटी में है, काश उसकी माँ वजह जाने बिना उस पर सख्ती ना बरतती, इसके मसाइल का सद्भाव कर दिया जाता तो आज ये ज़्यादा अलग ज़ारा होती। ये सब सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि स्कूल जाने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे जो सही तरह बोल नहीं पाते, ना जाने किस किस तरह की अज़ियत से 2-4 होते जाते होंगे। वालिदैन अपने बच्चों को सब मुहैया करते हैं, लेकिन इस बात पर ख़ास नज़र रखें कि कहीं उनका बच्चा भीड़ में तनहा तो नहीं, कहीं ये फूल मुरझा तो नहीं रहा। ये देखना वालिदैन का काम है। ये ज़रूरी नहीं कि हर बार आपका बच्चा ही गलत हो, कभी कभी वो बता नहीं पाता, समझना आपका काम है। नहीं समझेंगे तो अपने घर में भी किसी ज़ारा को पाएंगे।